सो हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ द कोर्स मास्टर द आर्ट ऑफ सर्किट सॉल्विंग। तो इस लेक्चर में यार अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। और उसके भी पहले अपन रिवाइज करने वाले हैं पिछले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा। तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि चार्ज के रोटेशन की वजह से करंट का जनरेशन होता है, और कितना करंट का जनरेशन हो रहा है चार्ज के रोटेशन की वजह से, क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर उसके एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो करंट विल बी क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, वे ओमेगा बाय 2 पाई इज़ द फ्रीक्वेंसी, है ना। और अपन ने देखा कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड क्या है? इट इज़ अ सिलेंड्रिकल कोर विच इज़ रैप्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स इन हेलिकल फैशन, ठीक है। और हर एक कॉइल के अंदर करंट अगर आई है तो उस कॉइल की सेंटर पे अपन जाते हैं, और उस कॉइल के सेंटर से एक्सिस पे किसी भी एक्स डिस्टेंस पे अगर अपन जाएँ और वहाँ पे अपन चेक करें कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो कितना आता है वो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर के बाद 3/2, अगर ये टोटल एन कैपिटल एन नंबर ऑफ कॉइल्स अपने पास में है तो, ठीक है। फिर अपन ने देखा जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड अगर रियल सोलेनॉइड है, मतलब जो लेंथ है सोलेनॉइड की दैट इज़ कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, तो अपन कह सकते हैं कि यार मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। और अंदर का जो कोई भी पॉइंट है जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो सोलेनॉइड की दोनों एंड्स पे थीटा 1 और थीटा 2 एंगल सबटेंड कर रहा था। अब देखो काम की चीज़ क्या है, इस लेक्चर में अपन सरफेस करंट्स पढ़ने वाले हैं। तो सरफेस करंट्स क्या होते हैं? वो करंट जो सरफेस के अलॉन्ग फ्लो होंगे, वेरी सिंपल। तो ये एक सिलेंड्रिकल शेल है, कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल है, मतलब ये जो सिलेंड्रिकल शेल है किसी भी मेटल की बनी हुई होगी, है ना। और इसके अंदर टोटल करंट कैपिटल आई फ्लो हो रहा है। तो ये सिलेंड्रिकल शेल के अंदर टोटल कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और अपने को बोला जा रहा है कि यू नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल। तो अपन ने क्या एनालॉजी ड्रॉ की, अपने क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल एल जो है दैट इज़ ग्रेटर देन आर, मतलब ये सोलेनॉइड की तरह ही हो गया। लेकिन सोलेनॉइड पे तो यार एक सिलेंड्रिकल कोर होता है, उसके ऊपर बहुत सारी अपन हेलिकल जो है कॉइल्स अपन उसके ऊपर रैप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो केवल सिलेंड्रिकल शेल है, इसमें सरफेस करंट फ्लो हो रहा है। तो अपन एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं कि आइडियल सोलेनॉइड में कॉस थीटा 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस थीटा 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस थीटा 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, बिकॉज थीटा 1 एंड थीटा 2 बोथ आर 0, क्योंकि L जो है अगर ग्रेटर देन आर होगा तो थीटा 0 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि म्यू नॉट एन आई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज़ म्यू नॉट एन आई, दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन आइडियल सोलेनॉइड इनसाइड एनी पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड। तो अपने से पूछा जा रहा है सेंटर पे, तो म्यू नॉट एन आई तो ठीक है। तो एनालाइज करते हैं अपन म्यू नॉट एन आई को। सो लेट्स से दैट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मैग्नीट्यूड इज म्यू नॉट एन आई फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड। एन क्या था? एन वॉज नंबर ऑफ टर्न्स, n was the number of turns per unit length, okay, and I was the current in each coil. तो Ni जो प्रोडक्ट है that can be referred to as current per unit length. So this is very important analogy, ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि Ni जो है that can be written as current per unit length। तो अपन कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस सिलेंड्रिकल शेल का जो होगा इन वेक्टर फॉर्म, पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय करंट पर यूनिट लेंथ। और डायरेक्शन देखेंगे आप तो डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप, अगर आगे वाली डायरेक्शन कितनी है प्लस आई कैप है। तो अब यार देखो अगली चीज़, करंट पर यूनिट लेंथ कितना होगा? आई करंट फ्लो हो रहा है पूरी कैपिटल एल लेंथ में, तो यूनिट लेंथ में कितना करंट हो जाएगा? आई बाय एल। तो मैग्नेटिक फील्ड इस सिलेंड्रिकल शेल की वजह से पॉइंट ओ पे कितना हो चुका? म्यू नॉट आई बाय एल। इस प्री रिक्विजिट के बिना ये जो सिलेंड्रिकल एनुलर सिलेंडर है ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एनुलर सिलेंडर अपने पास में है, ठीक है, मतलब अंदर कैविटी है और बाकी जितना भी वॉल्यूम है उसके अंदर अपन ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है चार्ज। सो रो इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम में आने वाला चार्ज कितना है? रो है, और इसका रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स रिवाइज। तो यहाँ तो रिवाइज हो गया अपना सोलेनॉइड। अब अपन रिवाइज करते हैं क्या कि करंट्स फॉर्म ड्यू टू रोटेशन। तो अपन ने बोला यार ये किसी भी एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा नॉट से इस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है, ठीक है। और अपने को कुछ डेटा इसमें गिवन है, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ ए, R1 R2 ले सकते हो आप, ठीक है। और इसकी लेंथ L है, और अपने को बोला ये भी जा रहा है कि कैपिटल L जो है दैट इज़ ग्रेटर देन B, एंड ऑब्वियसली कैपिटल L इज़ ग्रेटर देन A। ये दो अजम्पशंस अपने को इसके अंदर गिवन है, ठीक है। अब देखो अगली चीज़ क्या है, वी नीड टू अगैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी एट पॉइंट O। रोटेटिंग बॉडी की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे कितना जनरेट होगा। तो अपन यहाँ पे भी देख सकते हैं कि चार्ज का रोटेशन हो रहा है, चार्ज का रोटेशन होगा तो करंट का जनरेशन होगा। तो अपन अपनी डिफरेंशियल अप्रोच क्या कहती है कि अपन इस सिलेंडर को, इस एनुलर सिलेंडर को अपन इनफाइनाइट शेल्स में ब्रेक करने वाले हैं, इनफाइनाइट कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल्स में अपन ब्रेक करने वाले हैं। और अपन ये भी जानते हैं कि हर एक सिलेंड्रिकल शेल जिसका रेडियस बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय एल, वेयर आई इज़ द करंट इन द सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है। एल इज़ द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल।
तो बस अब एक लाइन में अपन इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने वाले हैं. सो लेट्स राइट इट हियर. सो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट O है ना, तो डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपन नेट इंटीग्रेशन करने वाले हैं. ओके, तो एक शेल की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज़ म्यू नॉट इनटू I/L. तो L इज़ द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल. तो सिलेंड्रिकल शेल को आप कैसे लेने वाले हैं देखो, तो अपन किसी भी स्मॉल r डिस्टेंस पे जाएंगे और एक dr थिकनेस की सिलेंड्रिकल शेल लेंगे. तो यार देखो Q इंटू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, करंट होता है. तो अपने को यहाँ पे करंट लिखना है. Q इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा अपॉन 2 ठीक है. एंगुलर वेरिएबल सबके सेम होंगे, मैकेनिक्स में पढ़ा है अपन ने. सो ओमेगा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज कैरीड बाय वन सिलेंड्रिकल शेल. तो एक सिलेंड्रिकल शेल में कितना चार्ज आएगा, तो यूनिट वॉल्यूम में आने वाला चार्ज कितना है, रो है. तो 2πr/dr इंटू L वॉल्यूम में आने वाला चार्ज कितना होगा, इतना होगा. सो दिस इज़ द करंट. ठीक है. सो म्यू नॉट I/L, और अगर इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है तो दिस इज़ इन प्लस आई कैप. आप राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे और फिर आपको इसे इंटीग्रेट करना है. वेरी सिंपल. और डी आर की लिमिट्स लग जाएगी ए से लेके बी तक, और ये प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व. ठीक है. बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स है ये, है ना. एक एक लाइन में सॉल्व हो रही है, बट इसका मतलब नहीं कि बहुत ही ईजी प्रॉब्लम्स है. ठीक है. सो अब इसको देख लो, 2π से 2π कैंसिल कर सकते हैं अपन. तो म्यू नॉट ओमेगा नॉट रो बाय L से L भी कैंसिल हो जाएगा. तो म्यू नॉट ओमेगा नॉट रो बचा, और R का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, R²/2. फिर लिमिट्स लगा देंगे अपन. तो लिमिट्स B से A लगनी है, राइट. सो ये लिमिट B से A लग जाएगी, डजेंट मैटर, है ना. मेरे को लगा अंदर वाला A है. एनीवेज, तो B से A लिमिट्स लग चुकी है इसकी. तो A² - B²/2 इंटू म्यू नॉट ओमेगा नॉट रो. तो ये हो चुकी है मैग्नेटिक फील्ड इस रोटेटिंग बॉडी की वजह से पॉइंट 2 पे. अब बात करते हैं अपन एम्पियर सर्किटल लॉ की. तो यार एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, तो मैकेनिक्स में अपन ने फ्रॉम स्क्रैच सॉलिड एंगल जब पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि गॉस लॉ का पूरा स्क्रैच से प्रूफ अपन कैसे डिराइव कर सकते हैं यूजिंग सॉलिड एंगल्स. ठीक है. तो जैसे अपने पास में गॉस लॉ होता है, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रेशन विद सर्कल ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. किसी भी सरफेस के अलॉन्ग आप इंटीग्रेशन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट का, है ना. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, इसको आप पूरी सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेट जब कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, नेट एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज़ द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट बॉडी. इतना अपने को क्लियर है. उसी तरह से अपने पास यहाँ पे एक सरफेस इंटीग्रल होता है. वहाँ पे आता था E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, तो दैट वाज द सरफेस इंटीग्रल. यहाँ पे क्या है, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, दैट इज़ द लाइन इंटीग्रल, है ना. तो अपन ने बोला कि एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से अपन कह सकते हैं कि B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, that is the line integral along any loop, any closed loop, will be equated with mu naught I enclosed. So this is important. mu naught I enclosed हो चुका है ये, है ना. This is the first equation. तो अपन ने बोला यार अपने पास में कोई भी आर्बिट्ररी लूप है, ठीक है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो लूप है, दिस इज लाइंग इन अ प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, है ना. और अपन ने बोला यार यहाँ पे अंदर की तरफ करंट इसमें जा रहा है I1, ठीक है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है. ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें I2. एक करंट और बाहर की तरफ आ रहा है, दैट इज़ I3. ठीक है. और मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में आप मुझे इसका लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करके बताओ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ यू नीड टू इवैल्यूएट B वेक्टर और DL वेक्टर अलॉन्ग दिस कंप्लीट लाइन इन दिस डायरेक्शन. कंप्लीट लूप के लिए निकालना है इन दिस डायरेक्शन, एंड दैट विल बी इक्वेटेड विद म्यू नॉट I एनक्लोज्ड. अब यहाँ पे आती है कन्वेंशन कि किस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे. तो पहले समझते हैं B वेक्टर डॉट DL वेक्टर का मतलब क्या है. तो देखो अपन ने जैसे कोई भी पॉइंट लिया, अपने को इस तरह ट्रैवर्स करना है. अपन लिया ये पॉइंट, यहाँ पे मैंने बोला यार मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, दिस इज़ B वेक्टर एट दिस पॉइंट. और क्योंकि अपन इस लाइन के अलॉन्ग, इस लूप के अलॉन्ग ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो दिस इज़ DL वेक्टर. इनके बीच में एंगल अल्फा है. तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इंटीग्रेशन विद सर्कल, ये जो चीज़ होगी दैट इज़ नथिंग बट, तो आपको ये सब वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. अपन डायरेक्टली इसको इक्वेट कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग. So Ampere circuital law helps us evaluating such type of line integrals. Okay, so mu naught I enclosed, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स को पॉजिटिव लेंगे राइट हैंड थंब रूल से. तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स ऐसे है, तो अपन ऐसे जा रहे हैं, तो नीचे वाले डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है. तो दैट मीन्स I1 जो है वो पॉजिटिव है. तो अपन यहाँ पे लिखेंगे I1 माइनस I2 माइनस I3. तो एक सिंपल सी चीज़ हो चुकी है यार एम्पियर सर्किटल लॉ. ज़्यादा थ्योरी पे अपन फोकस नहीं करने वाले. थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है, ओरली. मेन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. और कहीं समझ में नहीं आता है तो आपको इमीडिएटली मुझसे पूछना है, कांटेक्ट करना है. अब बात करते हैं मैंने इस एग्जांपल की. तो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस एंड जे एडवांस से ऊपर लेवल का है मेरे हिसाब से, बट ठीक है. तो देखो यार यहाँ पे क्या है,
ये एक लूप है पूरा, ठीक है। इसमें से केवल पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक वायर लाया करता है, ठीक है। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक वायर यहाँ पे लाया कर रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि एवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल, मतलब अभी तक जो अपन इंटीग्रल निकाल रहे थे यहाँ पे, ये पूरे लूप के लिए अपन ने निकाला था, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ये पूरे लूप के लिए निकाला था। लेकिन इस बार मैं आपसे कह रहा हूँ यू नीड टू एवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल विच मीन्स बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अलॉन्ग द वायर ए बी। तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हर पॉइंट पे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर निकालना है और आपको बताना है मतलब ये कितना होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये छोटी सी चीज़ यहाँ पे जो दिख रही है, ये एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो एक इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर यहाँ पे है जो इस तरह से पॉइंट कर रहा है और इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, कैमरे के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और ये है बाहर आने वाली जेड एक्सिस, आगे वाली आई कैप, ऊपर वाली जे कैप, ठीक है। अब आपको अगर ये लॉ नहीं होता, एम्पियर सर्किटल लॉ अपने पास में ये टूल नहीं होता, तो अपन क्या करते, इस वायर की वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट पे क्या करते, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड निकालते और फिर डीएल वेक्टर को रिजॉल्व करते कोऑर्डिनेट सिस्टम में और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते, फिर उसको इंटीग्रेट करते। तो अपने को 2-3 पेज लग जाते और फिर भी हो सकता है शायद आंसर अपने को नहीं मिलता। तो इसलिए इस लॉ को डेवलप किया गया है ताकि लाइन इंटीग्रल्स अपन निकाल सकें, एंड दिस इज़ वैलिड। तो देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि हाउ टू प्रोसीड, आप कैसे निकालेंगे। तो सोचने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। सोचना सीखते हैं अपन, कैसे सोचा जाए। तो आपने एग्ज़ाम में, अज्यूम करता हूँ मैं कि इस प्रॉब्लम को आपने एग्ज़ाम में पहली बार देखा, लेट्स अज्यूम दैट। और अब आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो व्हाट शुड बी द अप्रोच क्या होनी चाहिए। अपने को क्या गिवन है यहाँ पे, इसका अपन कुछ कर नहीं सकते, केवल अपने को ये चीज़ गिवन है। मतलब एक करंट कैरिंग वायर है अपने पास, कैसा, तो यहाँ पे अपने पास में एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है। तो अपन किसी भी डिस्टेंस पे जाते हैं लेट से यहाँ पे, और अब देखते हैं कि एट द सेम डिस्टेंस इसकी मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे क्या क्या होगी। तो अपन कह सकते हैं कि ये एक सर्कल है ना, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, ठीक है। ये जितने भी एरोज़ मैं बना रहा हूँ, दीज एरोज़ आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस इनफाइनाइट वायर, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, है ना। मतलब अपन सोच सकते हैं कि अगर अपन इसकी मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी पार्ट इस वायर में इनकॉर्पोरेट करके और एक लूप बना दें और फिर उसको इवैल्यूएट करें तो अपने लिए ईजी होगा। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इवैल्यूएट बी वेक्टर और डी एल वेक्टर अलॉन्ग दिस लूप, तो अपन इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हर दम बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0। तो cos 0 इज़ 1, ख़त्म। तो आपको डी एल का इंटीग्रेशन लिखना है बस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर पे हरदम सेम होगा, कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, क्योंकि cos 0 प्लस cos 0 1 हो गया, वायर इनफाइनाइट है। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई हो चुका है, क्योंकि डायरेक्टली अपन कह सकते हैं म्यू नॉट आई एनक्लोज, प्रूव हो गया, है ना। तो आपको यही चीज़ ऑब्जर्व करनी है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं कि अगर मैं पॉइंट ए से इस वायर को ज्वाइन कर दूं, है ना, तो मैंने पॉइंट ए से इस वायर को ज्वाइन कर दिया और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया और फिर मैंने इसको बोला पॉइंट सी है ये, पॉइंट सी और बी को ज्वाइन किया। और अब मैं कह सकता हूँ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग ए बी सी, ठीक है, ए टू सी मतलब ए बी सी, दैट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इस लूप के अंदर कोई भी करंट एनक्लोज नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अगर अपन देखें तो ए टू सी को अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू ए, दिस इज़ 0। अपने को निकालनी है ये वाली टर्म, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, और इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी को पहले इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, ऐसे ऐसे इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। और डीएल वेक्टर अपन जा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, बी से सी तक, तो डीएल वेक्टर अपना आगे की तरफ होगा, ये अपना डीएल वेक्टर है। तो बी और डीएल के बीच में एंगल हरदम कितना हो चुका है, 90 डिग्री। तो cos 90 कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो मतलब अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस थिंग हैज़ बिकम 0। बात करते हैं सी से ए की, तो सी से ए में डीएल वेक्टर भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, जैसा अपन ने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली इसकी आर्क लेंथ को लिख सकते हैं। तो सो इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, तो ये आर्क लेंथ कितनी हो चुकी है, आर्क लेंथ को अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कैपिटल आर थीटा इफ़ दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर, ओके। एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विद द मैग्नेटिक फील्ड, कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई, अगर उस वायर में आई करंट है तो 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, अपने को इवैल्यूएट भी नहीं करना। एंड ऐड क्या करेंगे इसके अंदर, अपन ऐड करेंगे ए टू बी। सो लेट्स ऐड इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है। तो इसको अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये वेरी सिंपल। अब कुछ भी नहीं करना है अपने को, डायरेक्शन देखना हो तो डायरेक्शन क्या देखेंगे इसमें, ये इंटीरियर निकालना है अपने को, उसको उधर ले आएंगे तो नेगेटिव का बन जाएगा। सो वी कैन से दैट म्यू नॉट आई
बाय 2 पाई। अब देखो कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो चुका है तो बचा थीटा। थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स। तो ये थीटा निकालना है अपने को। तो यार यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी है, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फ़ा है, वाई कोऑर्डिनेट बीटा है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो चुकी है, अल्फ़ा हो ही चुकी है। तो दैट इज़ थीटा जो है दैट इज़ tan इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। तो ये रहा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा और दिस इज़ विद अ नेगेटिव साइन, तो इसकी वैल्यू होगी इतनी। तो फाइनली अपना आंसर आ चुका है μ0I/2 पाई tan इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, और काफ़ी मेरे हिसाब से पाथफाइंडर के क्वेश्चन में भी इस कंसेप्ट को यूज़ किया ही गया होगा ऑब्वियसली। सो दैट वाज ऑल अबाउट C03 मास्टर द आर्ट ऑफ सर्किट सॉल्विंग। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में जहाँ पे अपन और एडवांस टेक्निक सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, सीखने वाले हैं। एडवांस टेक्निक से सॉल्व करेंगे अपन अच्छे क्वेश्चंस को, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो अपने पास में ओलंपियाड लेवल फिजिक्स आएगी जहाँ पे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को देखने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करके अपन कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। चार्ज का मोशन अपन पूरा एनालाइज करने वाले हैं, स्पीड वेलोसिटी सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड जय हिंद।